तो टू अंडरस्टैंड गॉस लॉ इट इज एसेंशियल कि आपको पता होना चाहिए फ्लक्स क्या है। तो विल स्टार्ट विद गॉस लॉ। अभी गॉस लॉ कहाँ यूज होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। डू यू रिमेंबर, अगर मेरे पास एक स्मॉल पॉइंट चार्ज हो, लेट अस से आई हैव अ स्मॉल पॉइंट चार्ज प्लस क्यू and I want to know what is the electric field at point P at a distance r from this point charge Q। क्या था, मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट है वहाँ पे चार्ज नहीं है, इस पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से r है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ करना है? P पॉइंट पे करना है। तो कैसे फाइंड करते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 pi epsilon 0 q by r square। वेरी गुड। तो सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो यू कैन फाइंड आउट बाय दिस फॉर्मूला 1/4 pi epsilon 0 q by r square। बट इफ आई हैव अ सिचुएशन लाइक, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारे चार्जेस है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, इसमें से कोई चार्ज पॉजिटिव है +q1, कोई नेगेटिव है -q2, कोई और एक नेगेटिव है q3, कोई और पॉजिटिव चार्ज है q4, कोई नेगेटिव है q5, q6 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे चार्जेस है मेरे पास। मुझे इन सारे चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है एट सम पॉइंट p। या फिर फॉर एग्जांपल मेरे पास पॉइंट चार्ज ही नहीं है, मेरे पास है चार्ज ऑन अ स्फीयर, और मुझे ये जो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है वो कितना फील्ड जनरेट कर रहा है एट सम पॉइंट पे, ये फाइंड करना है। या फिर मेरे पास एक वायर है, इस वायर पे चार्ज है एंड आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग स्ट्रेट वायर एट सम पॉइंट पी। या अदरवाइज हमारे पास एक प्लेन शीट है, इन्फिनाइट प्लेन शीट है, इस इन्फिनाइट प्लेन शीट पे चार्ज है and I want to find out what is the electric field due to this charged sheet at some point P near to it। तो ऐसे केसेस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, ये हम लोगों ने 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीखा ही नहीं। तो आपका 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक वाज completely focused only on point charges। It tells you how to find out electric field due to a single point charge at a given point P by this straightforward formula 1/4 pi epsilon 0 q by r square। लेकिन जब आपके पास एक्सटेंडेड चार्जेस होते हैं, क्योंकि इन रियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में पॉइंट चार्जेस होते ही नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में आप यहीं देख लो कितने वायर दिखेंगे आपको, वायर के ऊपर चार्ज है, तो वायर के ऊपर चार्ज है तो पॉइंट चार्ज तो नहीं है, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो इन रियलिटी चार्जेस यू विल फाइंड एक्सटेंडेड लाइक ऑन अ प्लेन शीट और ऑन अ वायर और ऑन अ स्फीयर। या फिर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें कोई चार्ज पॉजिटिव है, कोई चार्ज नेगेटिव है। तो इन सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करना, दैट इज व्हाट गॉस लॉ टेल्स यू। तो इसका अगर स्टेटमेंट आपको याद होगा, बिकॉज वी हैव सीन दिस आल्सो इन 11th स्टैंडर्ड, अगर आपको याद होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ? वो तो लिख के भी दिया है मैंने, 12th के नोट्स में भी दिया है आपको। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसा कुछ लिखा है ना? अरे डेफिनेशन भूल गए, स्टेटमेंट भूल गए। द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो the flux of net electric field, the flux of net electric field at any point is equal to, चलो फ्लक्स बोल ही दिया, तो फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोला बताता हूँ मैं, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू charge enclosed divided by epsilon 0 divided by epsilon 0। अरे कुछ यार, थोड़ा सा वर्ड here and there, the flux of net electric field through a closed surface, okay, through a closed surface is equal to
through a closed surface is equal to charge enclosed divided by epsilon 0. तो बेसिकली ऐसा है, अभी मैंने बताया कि हमारे पास एक सिस्टम ऑफ चार्जेस था, इसमें कोई चार्ज पॉजिटिव है, कोई चार्ज नेगेटिव है, और हमको फाइंड करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सम पॉइंट P. तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ तुमको सबसे पहले ये सारे चार्जेस को एनक्लोज करना पड़ेगा. एनक्लोज करना पड़ेगा मतलब तुमको एक इमेजिनरी सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा. तो आई टेक सम इमेजिनरी सरफेस हियर. ये जो इमेजिनरी सरफेस है क्या कर रहा है, सारे चार्जेस को एनक्लोज कर रहा है. अब देखो आइडिया ये है, जैसे आपने अभी भी देखा, एक सिंगल चार्ज का फ्लक्स किस में से पास होता है, एक सरफेस में से. तो यहाँ पे एक सिंगल चार्ज है क्या, नहीं, यू हैव नंबर ऑफ चार्जेस. तो हर एक चार्ज इंडिपेंडेंटली क्या जनरेट कर रहा है, फ्लक्स. अगर पॉजिटिव चार्ज है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, अवे. तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स क्या होगा, अवे होगा, और नेगेटिव का क्या होगा, टूवर्ड्स होगा. तो ये बाहर जाने वाला पॉजिटिव चार्ज का फ्लक्स और अंदर आने वाला नेगेटिव चार्ज का फ्लक्स वो क्या होगा, सबट्रैक्ट होगा. तो जो नेट फ्लक्स बचा दैट इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. तो द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फील्ड क्यों बोला है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो फील्ड जनरेट करता है वो होता है अवे, और नेगेटिव जनरेट करता है वो होता है टूवर्ड्स. तो नेट मतलब सबट्रैक्ट करके, आउटगोइंग माइनस इनकमिंग करने के बाद जो बचा दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सब चार्जेस का मिला के जो फील्ड बना थ्रू अ क्लोज सरफेस. तो इन सारे चार्जेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जहाँ पे फील्ड होता है वहाँ पे क्या होता है, फ्लक्स होता है. वो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड एज फ्लक्स. तो ये सारे चार्जेस का जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो फ्लक्स है किस में से है, क्लोज सरफेस. उसकी वैल्यू क्या आएगी, इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0. बाय द वे ये जो तुम सरफेस लेते हो ना, ये इमेजिनरी सरफेस होता है जिसको बोलते हो गॉसियन सरफेस. क्या बोलते हैं इसको, और ये जो गॉसियन सरफेस होता है इसका शेप डिपेंड करता है चार्ज के शेप के ऊपर. अगर चार्ज स्फीयर है तो गॉसियन सरफेस भी स्फीयर है, अगर चार्ज सिलेंड्रिकल है तो गॉसियन सरफेस भी सिलेंड्रिकल है. तो मैथमेटिकली स्पीकिंग टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. लेकिन टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला अभी डिराइव किया था, क्या था, इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार. Therefore you can also write down this as total flux equal to integration E bar dot ds bar equal to charge enclosed by epsilon 0. तो ये है गॉस लॉ का स्टेटमेंट. अब आपको एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न्ड, आप लोगों को गॉस लॉ को प्रूव करना एक्सपेक्टेड नहीं है. आपको सिर्फ उसका स्टेटमेंट पता होना चाहिए एंड देन यू आर डायरेक्टली सपोज टू अप्लाई दिस. लेकिन हम लोग प्रूव भी करेंगे कि सच में ऐसा होता है. पहले तो स्टेटमेंट याद होना चाहिए, सिंपल. क्या है स्टेटमेंट, द फ्लक्स ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0. तो हम पहले इसको प्रूव भी कर लेंगे. तो एक काम करते हैं, इसको प्रूव करने के लिए आई विल टेक सम क्लोज सरफेस. इस क्लोज सरफेस में O पॉइंट पे एक चार्ज है +Q. सो कंसिडर अ क्लोज सरफेस, let a charge +Q be placed at point O. Then there is a point P on this closed surface where we want to find out electric field intensity due to this charge +Q. तो हमको P पॉइंट पे फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड. किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, +Q का. और ये जो पॉइंट है P, इसका डिस्टेंस है R from the charge, बराबर. एंड ऑफ कोर्स एज यू नो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अवे. सो एट पॉइंट P द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, मतलब इट इज बेसिकली रेडियली आउटवर्ड्स, अवे फ्रॉम द चार्ज.
तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द चार्ज। अभी मैंने बताया आपको कि गॉस लॉ के लिए हम लोग क्या करते हैं, गॉस लॉ इज टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, जिस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे हम सबसे पहले एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, एरिया एलिमेंट, और इस एरिया एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, ds। तो इमेजिन एन एरिया एलिमेंट ds एट पॉइंट P। एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, हाउ डू यू फाइंड डायरेक्शन एट ऑफ एरिया एलिमेंट, बाय ड्राइंग। अरे अभी तो बताया था मैंने, एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, नॉर्मल टू इट। तो उस एरिया एलिमेंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दो। अभी ये नॉर्मल दिख नहीं रहा है तो मेरे को एरिया एलिमेंट की जगह चेंज करनी पड़ेगी, आई हैव टू चेंज इट। ओके, वो ऐसा ही होता है, जस्ट अ मिनट, कोई बात नहीं। आई जस्ट टेक एरिया एलिमेंट हियर, ये आ गया नॉर्मल, दिस इज ds एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने पॉइंट P शिफ्ट कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा मोर और लेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहाँ पे वो पॉइंट P था जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ये एरिया एलिमेंट ds है, तो ये मैं हटा देता हूँ, आई जस्ट रिमूव दिस फ्रॉम हियर, गुड, डन, फाइन। नाउ एज यू सी, ये जो एरिया एलिमेंट है ds और इलेक्ट्रिक फील्ड E, इन दोनों में जो एंगल है उसको नाम दे देंगे थीटा। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट, फ्लक्स थ्रू स्मॉल एलिमेंट d फाई क्या था, क्या था, क्या था, E बार डॉट ds बार, मतलब क्या था, E ds cos थीटा, गुड, पक्का। लेकिन what is electric field due to a point charge at a distance r? इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या है, 1/4 pi epsilon 0 q by r square। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from 1 and 2 you have d phi equal to 1/4 pi epsilon 0 q by r square ds cos theta, राइट। चैप्टर नंबर 1 11th स्टैंडर्ड, वहाँ पे आपने ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट में दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स डिफाइन किए थे, उसमें से एक था सॉलिड एंगल, एक था प्लेन एंगल। तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर ऑफ कोर्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q, इसको मैं लिखता हूँ ds cos थीटा बाय r स्क्वायर, ये होता है सॉलिड एंगल। व्हाट इज सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, जागो जागो, वेकअप वेकअप। आप लोगों का बैटरी बहुत जल्दी डाउन हो जाता है, इवन आफ्टर स्लीपिंग फॉर 7-8 आवर्स में भी। व्हाट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, अगर मेरे पास सर्कल है, सर्कल के एक आर्क ने जितना एंगल सबटेंड किया, सर्कल के एक आर्क ने जितना सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड किया, उसको आप बोलते हो प्लेन एंगल, 2D एंगल। मेरे पास अगर एक स्फीयर है और स्फीयर के एक पोर्शन ने, जैसे ये स्मॉल एरिया एलिमेंट लिया, दैट इज पोर्शन ऑफ अ स्फीयर, इसके पोर्शन ने जितना एंगल सबटेंड किया सेंटर ऑफ द स्फीयर में, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज 3D एंगल। तो जब एरिया एक पॉइंट पे एंगल बनाता है दैट इज सॉलिड एंगल, और एक लाइन जब एक पॉइंट पे एंगल बनाता है दैट इज प्लेन एंगल। तो फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एट दिस पेन, ये पेन आपके आंखों पर जो एंगल बनाएगा दैट इज प्लेन एंगल। और इफ यू आर लुकिंग एट दिस बुक, ये एक एरिया है, तो एरिया आपके आंखों पर जो एंगल बनाएगा दैट इज सॉलिड एंगल। फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग एट मून, मून जो एंगल बनाएगा दैट इज सॉलिड एंगल। तो बाय डेफिनेशन एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर इज सॉलिड एंगल एंड इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन। इसको हम डिनोट करते हैं d ओमेगा से। तो d फाई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q इनटू d ओमेगा, वेयर d ओमेगा इज सॉलिड एंगल which is by definition ds cos theta by r square। हमको फाइंड करना था टोटल फ्लक्स, हमने फाइंड किया फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एज
आई जस्ट टोल्ड यू पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हर डायरेक्शन में अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से भी पास हो रहा है, तो इट इज पासिंग थ्रू ऑल डायरेक्शन। हमने फिलहाल फ्लक्स लिया है सिर्फ एक एलिमेंट से, तो अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट। सो टोटल फ्लक्स कैसे निकालते हो, बाय इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन, स्मॉल एरिया एलिमेंट का डी फाई। तो फाई इक्वल टू मतलब इंटीग्रेटिंग ओवर फ्लक्स थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, तो याद आएगा आपके पास क्या था, ये डी फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू डी ओमेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ गया, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या बचा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा। अगर आपको पता होगा ये जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा होता है, दिस इज टोटल सॉलिड एंगल, और टोटल सॉलिड एंगल की वैल्यू होती है 4 पाई। कितनी होती है, कितनी होती है, 4 पाई। मतलब अगर मैंने इसके आजू बाजू भी एलिमेंट्स लिए होते तो वो सारे एलिमेंट्स भी एंगल बनाएंगे। कहाँ पे एंगल बनाएंगे, सेंटर पे। कितना बनाएंगे, डी ओमेगा। उसके बाजू में और एक एलिमेंट है, वो कितना बनाएगा, डी ओमेगा। और एलिमेंट कितना बनाएगा, डी ओमेगा। तो टोटल सॉलिड एंगल जो बनता है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 पाई। तो व्हाट इज फ्लक्स, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू 4 पाई। 4 पाई 4 पाई हो गया कैंसिल, क्या बचा, क्या बचा, चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। लेकिन यही चार्ज क्या था, ये चार्ज था चार्ज एनक्लोज्ड, और ये फ्लक्स क्या था, इंटीग्रेशन E बार डॉट ds बार इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0, हेंस प्रूव्ड।